हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट जीन्स और उसके आधार पर हमने जो मेंडल जी का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये भी हमने स्टडी किया, जिसमें कि हमको जो डाई हाइब्रिड रेशो है जो कि उसके बेस पर हमने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो पढ़ा था, जो कि है 9:3 3:1। ये रेशो कैसे आया ये हमने देखा। उसके बाद में इसका जीनोटाइप रेशो क्या था और कैसे आया, जैसे कि 1:2:4, 1:2:2, 1:2:1, ये जो जीनोटाइप रेशो है ये कैसे आया ये भी हमने देखा। और उसके आधार पर जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया, on the basis of that we studied the law of independent assortment which states that कि जो pair of alleles होते हैं that segregate independently, मतलब कि जो उनका जो segregation होता है, उनका जो separation होता है during the formation of gametes, वो अलग अलग gamete में होता है। और एक का जो segregation है which is completely independent of the other। तो ये था थोड़ा ब्रीफ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल डायहाइब्रिड रेशो, और जो मिला था हमें 9:3:3:1। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो है 5.3.2, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो देयर आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट, सुटॉन एंड बोवरी, वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बट before that, we'll discuss certain points which will form the foundation for that theory of chromosomal theory of inheritance। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि मेंडल जी ने अपना जो वर्क है वो कौन से ईयर में पब्लिश किया था। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1865। 1865 में बेटा उन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया। उनका पेपर का नाम भी था एक्सपेरिमेंट्स इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रन। ये जो कॉन्फ्रेंस है इनके प्रोसीडिंग में उन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था और वहां पर ही उन्होंने प्रेजेंट किया था। और उन्होंने जो काम किया था वो काम किया था अराउंड 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया, अराउंड फॉर long 7 years, and after that he published those results in 1865, but unfortunately the work remained unrecognized. The work remained unrecognized till 1900, means Mendel died in 1884, and still 16 years after his death, the work was then recognized, but up to that point, the work was not recognized। मतलब उनको पहचान ही नहीं मिली, उनको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला कि आपने जो काम किया दैट वाज वर्थ। तो इसके पीछे व्हाट वेयर द रीजंस व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकग्नाइज्ड। तो इसके कुछ कारण हैं, जो रीजंस है वो बताए जाते हैं, जो हम एक 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 करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रीजन है वो है पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, अभी देखो वो जो पीरियड था बच्चों, अराउंड 200 years बैक अप्रोक्सीमेटली, okay, not exactly 200 I can say, but 150 years back you can say। so at that time the communication was not that much very well developed। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू वो ऑल इंडिया कहाँ पर भी सभी जगह एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चला जाता है। या फिर व्हाट्सएप पर अगर हम भेजते हैं तो वो immediately communicate हो जाता है across the other corner of the world। but at that time there were no internet, okay, और टेलीफोन का भी इतना वहाँ पर ये नहीं था, क्यों। सो कम्युनिकेशन का जो मीडिया था उस टाइम वो इतना स्प्रेड नहीं था। इसके वजह से उनका जो वर्क है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ।
और दूसरा भी एक रीजन है उसका वजह से, दूसरा जो रीजन है वो है लेस पब्लिसिटी। तो दैट वन और टू रीजंस जो है वो एक एक दूसरे से कनेक्टेड है कि द कम्युनिकेशन वाज वेरी पुअर एट दैट टाइम। कम्युनिकेशन जो कि चैनल्स थे दैट वाज वेरी पुअर, दैट वर वेरी पुअर एट दैट टाइम, देयरफॉर दैट वर्क वाज नॉट प्रॉपरली वाइडली पब्लिसाइज्ड। मतलब कि उस टाइम पर दैट वर्क वाज नॉट प्रॉपरली पब्लिसाइज्ड इन द सोसाइटी। मतलब कि एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट पब्लिसाइज्ड, बिकॉज कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे वो कम थे, लेस modes of communication were available, and therefore that work was not publicized. So these two reasons were there. आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रीजन है व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड और इट रिमेन सॉरी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसमें कि तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेंडल जी ने, जिसे हम आज जीन जीन कहते हैं, उसे मेंडल जी ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ओके, एंड फैक्टर एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, कलर दूसरा ही लेते हैं हम, फैक्टर एज अ स्टेबल एंड discrete unit. Okay, stable and discrete unit which control the traits or which control the character and which do not show any blending. We saw the Mendel's law of independent assortment केस में उन्होंने बताया कि segregation of one pair of allele is independent to that of the other, so characters were not showing the blending। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था कि टॉल और डॉर्फ प्लांट जो थे उनमें F1 जनरेशन जो थी वो सभी के सभी प्लांट्स कैसे थे? वो टॉल थे, उनको या तो टॉल मिले या तो डॉर्फ मिले, मतलब बीच में का उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ब्लेंडिंग वहां पर नहीं मिली उनको, और यही उन्होंने उनके पेपर में प्रेजेंट किया था। लेकिन वो जो बात है उनकी कि एक यूनिट डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट है विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर और ट्रेट एंड विच डू नॉट ब्लेंड was not accepted at that time. Why it is not accepted, beta? Because the scientists, different scientists saw different continuous variations in the नेचर। मतलब नेचर में वहां उस टाइम पे नेचर में कंटिन्यूस वेरिएशंस उन्होंने ऑब्जर्व किए। किसी प्लांट की हाइट बहुत बड़ी है, किसी की मीडियम है, किसी की बहुत छोटी है, किसी का कलर फ्लावर कलर पिंक है, उसमें कोई रेड होगा, उसमें कोई ब्लू होगा, वो स्काई ब्लू होगा। मतलब उनको जो है प्लांट में वेरिएशंस, बहुत ही वेरिएशंस वहां पर इजीली ऑकरिंग नेचुरल वेरिएशंस वहां पर थे। तो ये वेरिएशंस बहुत ही कॉमन थे वहां पर। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? तो वो जो डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट है जो कि ब्लेंड नहीं होते, तो दैट थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर वेरिएशन हमको मिल रहा है तो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वहां पर मिक्स होने चाहिए। जैसे कि अभी टॉल और डॉर्फ बीच में की इंटरमीडिएट हाइट अगर हमको मिल रहा है, तो उस टाइम के साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये कैरेक्टर्स ब्लेंड होते हैं। तो मेंडल जी ने जो कहा था कि वो ब्लेंड नहीं होते, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मेंडल वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडल, हमने जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेंडल वाज अ गुड मैथमेटिशियन, गुड स्टैटिस्टिशियन, एंड ही अप्लाइड द स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स टू हिज बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उस टाइम में उन्होंने वो जो यूज था मैथमेटिक्स का इन द बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का यूज करके बायोलॉजिकल फिनोमेनॉन एक्सप्लेन करना उस टाइम में कंप्लीटली न्यू था। मतलब उस टाइम में उन्हें काफी अलग साइंटिस्ट ने वो कुछ किया नहीं था वैसे। तो बिकॉज ऑफ दैट, दैट यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी was completely new and therefore it was not accepted, therefore ये accept नहीं हुआ।
और लास्ट का जो रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट द मेंडल वर्क वाज रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, और व्हाट, or it was not recognized at that time, is he could not provide the physical proof for existence of the factors और द जीन्स, जो जीन्स जिसे कि मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, उसका फिजिकल प्रूफ, मतलब कि अभी हम देखते हैं क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो हमें ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व द क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप, but at that time the chromosomes, sorry, the microscope were not that much developed during the period of Mendel. So he could not explain, he could not show, he was not able to show that factor to the scientific fraternity, scientific community के लिए उन्होंने, he was unable because he calculated that from the mathematical point of view, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लॉ और नॉलेज अप्लाई करके उन्होंने वो फैक्टर वहां पर प्रपोज किया था, ना कि उनको क्लियरली वो वहां पर दिखा था, ऑब्जर्व हुआ था। तो फिजिकल प्रूफ मतलब क्या कि ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई भी प्रूफ उस टाइम मेंडल के पास नहीं था। उसका वजह से जो मेंडल जी का जो काम था वो उतना रिकग्निशन उनको नहीं मिला। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि अब भी हालांकि नीट का जो पेपर हुआ उसमें स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने को कहा है कि मेंडल वर्क, क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा आपको, मेंडल वर्क रिमेन अनरिकग्नाइज्ड, और उसमें ऑप्शन होगा पुअर कम्युनिकेशन एंड लेस पब्लिसिटी, दूसरा कि मेंडल्स फैक्टर्स एज अ स्टेबल यूनिट एंड डिस्क्रीट यूनिट which do not blend, was not accepted, use of mathematics to explain biological phenomenon was not accepted। ऐसे ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको दो या एक ऑप्शन गलत होगा और आपको यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेट ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये तो था पहला पार्ट, और बिकॉज ऑफ दैट it will it led to the foundation of another theory, that is the chromosomal theory of inheritance, जो हम आगे देखने वाले हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी मेंडल जी की जो डेथ है, मेंडल डाइड इन द ईयर 1884, 1884 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में आफ्टर 16 years, after 16 years of Mendel's death, his work was rediscovered. His work was rediscovered. The work was were rediscovered in 1900. Okay, in 1900, the Mendel work was rediscovered by three different scientists independently. Okay, independently जो मेंडल जी का जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया गया। तीन साइंटिस्ट थे, जिनमें के पहले थे कार्ल कार्ल कॉरेंस। ये जो साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, जो कि बिलोंग करते थे जर्मनी, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, उसके बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट थे, ये देखो यहाँ पर मैंने तीनों साइंटिस्ट जी की फोटो यहाँ पर दिखाया है। वी शुड फील वेरी, यू कैन से, proud for these scientists, those scientists who worked very, very, very hard to get what we are studying today। बच्चों देखो, एक एक टॉपिक के लिए मेंडल जी ने जो तीन लॉस बनाने के लिए, हम लोग पढ़ते तो है आधे घंटे में, लेकिन उसके लिए मेंडल जी ने दिए थे अराउंड 7 years ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, 7 साल अपनी जिंदगी उन्होंने खर्च करके ये तीन लॉस जो है बनाए हैं।
तो एज अ पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट, अगर हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते तो हम लोग उसको लर्न तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भी एक उनको सैल्यूट ही होगा जो साइंटिस्ट यहाँ पर जिन्होंने अपने पूरी की पूरी ज़िंदगी रिसर्च में गुजार दी। उन्होंने पूरा अपना टाइम डेडिकेट किया ताकि कुछ प्रोडक्टिव बाहर निकल सके। तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है बच्चों, और वी शुड ऑलवेज प्रे रिस्पेक्ट टू दिस साइंटिस्ट। तो इनमें से जो मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया गया इन 1900 में, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट एंड दोस आल्सो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इन्होंने कोलैबोरेशन में वर्क नहीं किया, एक साथ दो तीन तीन लोग साथ में काम नहीं किया, लेकिन सेम वर्क इंडिपेंडेंटली कार्ल कॉरेंज जो कि जर्मनी के थे उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट थे यूगो डी वारिस, जो कि थे बेटा हॉलैंड के, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्क रीडिस्कवर किया। और जो तीसरे थे, तीसरे जो थे वो थे इरिश इरिश वॉन फ्रेशर मैक, जो कि थे इस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के। Okay, so Karl Correns from Germany, Hugo de Vries from Holland, and Treshmak from Austria. These 3 scientists independently rediscovered the Mendel's work. तो बच्चों क्यों ऐसा हुआ, उनको कैसे रीडिस्कवर किया गया? तो एट दैट टाइम द माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट इन द माइक्रोस्कोप वेर गोइंग ऑन, मतलब कि उस टाइम पे अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप का आ रहे थे, एडवांसमेंट हुआ था। क्यों द अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रीजंस फॉर द रीडिस्कवरी, मतलब कि वो क्यों ऐसा कर पाए, क्योंकि वह उस टाइम में धीरे धीरे जो है माइक्रोस्कोपी जो है माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट, बिकॉज हमको अगर स्ट्रक्चर देखना है, जीन देखना है, क्रोमोसोम देखना है, तो विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैनॉट सी, माइक्रोस्कोप के बिना वी कैनॉट सी। तो एट दैट टाइम द advancement was there in the field of microscopy. This was the reason. And second is केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन, बिकॉज माइक्रोस्कोप वहां उस टाइम तक आ चुके थे, तो उस टाइम तक जो है सेल ऑब्जर्व किया जा सकता था माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उस टाइम में सेल डिवीजन भी वहां पर दिखता था। अभी हम लोग सेल डिवीजन स्टडी करते हैं कि ओनियन रूट टिप में माइटोसिस और मियोसिस का स्टडी होता है, प्रैक्टिकल में होता है। तो अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो एट दैट टाइम ऑल्सो सेल डिवीजन भी अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व कर सकते थे, माइक्रोस्कोप भी अच्छे डेवलप हो चुके थे। तो इसके वजह से इट वाज जो रीडिस्कवरी था वो, क्योंकि उसको एक वेटेज मिला और जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया गया। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हुआ। तो अभी देखेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। क्रोमा मीन्स व्हाट? कलर। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। हमको हम देखते हैं सोमैटिक सेल और जर्म सेल होता है। सोमाटिक सेल मतलब बॉडी सेल, तो सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम का नाम कैसे पड़ा बेटा? क्रोमो मीन्स कलर, बॉडीज। भी आप देखेंगे कि डीएनए तो व्हाइट कलर का दिखता है, क्रोमोसोम व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन अगर उसको ऑब्जर्व करना है हमको तो इसको स्टेन करना पड़ेगा, और स्टेन करने से उसको कलर होता है, कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का भी उस टाइम तक ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप उनको दिखने लगे थे, तो इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? अभी हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, जीन मतलब क्या होता है, और डीएनए मतलब क्या होता है। सो एक एक कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है कंसेप्चुअल लर्निंग हब। यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो हम लोग धीरे धीरे सभी कंसेप्ट यहाँ पर कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। ठीक है? तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम जो होता है वो होता है कलर्ड बॉडी, बिकॉज इट इज विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग। अगर क्रोमोसोम का डेफिनेशन हम देखेंगे तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर
इट इज द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर which is present in the nucleus. Obviously chromosomes कहाँ पर present होते हैं बेटा? In the nucleus, and it divide just before its cell division. अभी ये पॉइंट अगर हमको पता करना है तो इसके लिए हमको सेल साइकिल की ओर जाना पड़ेगा। सेल साइकिल में हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल में 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि G1, S, G2 और M फेज। सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम का या डीएनए का हम लोग कह सकते हैं डुप्लीकेशन होता है। तो वो डिवाइड होता है, मतलब क्या? डुप्लीकेट होता है, डबल होता है, डबल स्टैंडर्ड ऑलरेडी होता है, और वो उसका सेल डिवीजन में जाने से पहले उसका क्या होता है? अगेन डिवीजन होता है और वो डुप्लीकेशन होता है। ओके, तो ये होता है क्रोमोसोम। और बाय द ईयर 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट वेर आल्सो वर्कड आउट। ओके, तो माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम मूवमेंट भी वहां पर वो उनको ऑब्जर्व किए गए थे। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम इज द colored body, or it is the double stranded structure which is present in the nucleus and which divides before each cell division. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी देखो, जो मेन टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मेंडल फैक्टर और क्रोमोसोम्स, मेंडल्स फैक्टर जो कि है जीन्स, और क्रोमोसोम्स, उसका जो नेचर है वो कंपेयर किया गया है। मतलब कि मेंडल के जो फैक्टर्स थे वही प्रॉपर्टीज जो है, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है, वो कौन शो करता है? क्रोमोसोम्स शो करते हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो दो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे वॉल्टर वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवरी। अभी वो सुटॉन और बोवरी ने इंडिपेंडेंटली ये काम किया था, मतलब कि वो उन्होंने कोलैबोरेशन में वर्क नहीं किया था। सुटॉन ने भी वही कहा उस टाइम पर इन 1902, और थियोडर बोवरी ने भी यही कहा। तो इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें सुटॉन और बोवरी आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने क्या किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, वो उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों का बिहेवियर जो है वो है पैरेलल बिहेवियर, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर, वो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया, तो वो है सुटॉन और बवरी। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे हम कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक लोग हाइलाइटर यूज करेंगे। तो बिहेवियर ऑफ chromosomes and behavior of genes were parallel to each other, parallel to each other, मतलब कि इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन, जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं, और जो मेंडेलियन फैक्टर है, फैक्टर, ओके, फैक्टर मतलब कि क्या? जीन्स, इन दोनों का जो बिहेवियर है वो कैसा है? ऑलमोस्ट पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या? कि जैसा फैक्टर मेंडल जी के फैक्टर ने बिहेव किया था वैसे क्रोमोसोम बिहेव करते। ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। ओके, नाउ उन्होंने कंपेयर किया है क्रोमोसोम को मेंडल जी के फैक्टर से। ये एक मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, उन्होंने क्या किया है? What Mendel did, what Mendel proposed is factor segregate, okay, factor separate at the time of gamete formation। तो alleles होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जिसे हम कहते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। वैसे ही क्रोमोसोम भी वहां पर सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम पेयर भी वहां पर
सेग्रीगेट करते हैं। तो बेसिकली बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, जो क्रोमोसोम्स है और जो मेंडेलियन फैक्टर्स है उनका जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिससे कि हम पैरेलल बिहेवियर करते हैं। मेंडल जी के फैक्टर भी वहां पर सेपरेट होते हैं जैसे कि क्रोमोसोम यहाँ पर सेपरेट होते हैं। ओके, so what did again next point is what they proposed is they used, or they said they used chromosome movement to explain Mendel's laws. Okay, मतलब मेंडल proposed the law of independent assortment, law of segregation, law of dominance, जो लॉज को जो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने उन्होंने टर्म यूज किया था एलेल्स का सेग्रीगेशन या फैक्टर का सेग्रीगेशन, और इसके इंस्टेड ऑफ दैट सुटोन एंड बेवरी यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट, मतलब जैसे कि वहां पर एलिल्स मूव कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं। जैसे कि वहां पर एलिस मतलब कि मेंडेलियन फैक्टर मूव कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो क्रोमोसोम्स और जीन्स, ओके, दोनों के दोनों ये जो है क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स जो कि मेंडेलियन फैक्टर, दे ऑकर इन पेयर। देखो यहाँ पर अगेन सिमिलरिटीज यहाँ पर हमको दिख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है या जीन्स जो है वो कहाँ पर ऑकर होते हैं, वो ऑकर्स इन द पेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट या साइलेंट फीचर है, two alleles of gene pairs are located on homologous sites on the homologous chromosome। जो दो अलील होते हैं जीन पेयर का वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? भाई देखो अभी हमने क्या कहा याद अब तक कि क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है और अलील्स का मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसका रीजन क्या है बेटा? का रीजन यही है कि जो अलील्स होते हैं या जो जीन पेयर होते हैं वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पर अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो अगर अलील सेग्रेगेट क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो उसके साथ में वो अलील भी सेपरेट होगा, अलील भी सेग्रीगेट करेगा। क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा तो अलील भी सेग्रीगेट करेगा। अलील मतलब कि क्या? जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। और यही मेन इसेंस है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कि क्यों क्यों जो मेंडेलियन फैक्टर है और क्रोमोसोम वो बिहेव करते हैं पैरेलली, बिकॉज द रीजन इज द अलील्स और द मेंडेलियन फैक्टर जिसे हम आज जीन के नाम से जानते हैं वो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। इसके वजह से उनका जो बिहेवियर है वो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर वहां पर दिखता है। जैसे कि अभी आगे देखेंगे, आगे जो साइलेंट फीचर है कि ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट व्हाट हैपेंस, chromosome pair can align at metaphase independently of each other, independently of each other। ओके, ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए अभी देखिए एक पेयर है, ये देखो एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। ठीक, एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। ठीक, क्रोमोसोम का एक पेयर है। अभी देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है ऑरेंज और येलो का एक पेयर है, यहाँ पर ग्रीन और रेड का एक पेयर। अभी यहाँ पर क्या क्या मैंने जो स्टेटमेंट किया कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट मेटाफेज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब कि यहाँ पर एक पहला केस जो हो गया इसमें जो है वो ऑरेंज और येलो एक पेयर हो गया, ग्रीन और रेड एक पेयर हो गया। ये एक पहला सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो में देखो ऑरेंज और येलो वैसे की है लेकिन जो रेड और ग्रीन है, ये ग्रीन और रेड है वो अभी रेड और ग्रीन हो गया, मतलब कि यहाँ पर ये फ्लिप हो गया। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, जो क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है यहाँ पर पहले केस में क्या जाएगा, ऑरेंज के साथ में ग्रीन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस टाइप
यहाँ पर जो रेड है वो इस साइड आने से क्या होगा, ऑरेंज के साथ रेड जाएगा। ओके, तो दिस प्रूव्स दैट कि जो एक पेयर है और जो दूसरा पेयर है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। बाद में हम देखेंगे डिटेल में। तो अभी तक के लिए ध्यान में रखो कि जो क्रोमोसोम पेयर है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर अलाइन होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो उन्होंने बोला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन और सेपरेशन, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू पेयर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है तो ऑब्वियसली जिस क्रोमोसोम पर फैक्टर्स प्रेजेंट है उनका भी वहां पर सेपरेशन होगा। मतलब कि क्रोमोसोम का सेपरेशन के साथ में फैक्टर का भी वहां पर सेपरेशन होगा। अभी आपका थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा क्रोमोसोम, जीन और डीएनए का पोजीशन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन माइट बी क्रिएटेड वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। पहले ये खत्म कर लेते हैं हम साइलेंट फीचर्स, salient features. Now, what Sutton did, Sutton united the knowledge of chromosomal segregation, knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle। मतलब कि उन्होंने क्या किया, क्लब किया, ज्वाइन किया क्या, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल जो मेंडल जी ने कहा था उनका उन्होंने नॉलेज जो है वो एक किया और उनको बहुत सी सिमिलरिटीज उसमें दिखा। तो ये तो हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है, मतलब थ्रू एक्सपेरिमेंट इस क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव करने का जो काम है वो किया थॉमस हंट मॉर्गन। ही वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन इन 1903 उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई है, स्मॉल फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस पर उन्होंने वर्क किया और एक्सपेरिमेंटली जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो प्रूव कर दिया थॉमस एंड मॉर्गन ने। तो इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा, सुटॉन बोरी आएगा, थॉमस एंड मॉर्गन आएगा और कोई आएगा लॉरेंस। तो आपको करेक्ट आंसर वहां पर चूज करना है कि थॉमस एंड मॉर्गन। तो because of that, experimental verification of this chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan and his colleagues, and therefore they gave the basis of variation। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं उसका जो रीजन है, उसका जो बेसिस है वो उन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी का ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो वेरिएशन वहां पर दिखते हैं एग्जैक्टली तो प्रोजनी वहां पर सिमिलर नहीं होते, तो वेरिएशन वहां पर दिखते हैं। तो वो वेरिएशन का जो प्रूफ है वो किसने दिया, तो वो दिया थॉमस एंड मॉर्गन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग देखते हैं कि अभी देखो ये एक मैं निकाल रहा हूं, ये हो गया आपका सेल। सेल में क्या होता है बच्चों, सेल में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये तो हो गया बच्चों, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया आपका क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम मतलब क्या और डीएनए मतलब क्या, तो ये जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होता है, एक लॉन्ग डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, दिस इज द डीएनए, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द
जो ग्रीन दिख रहा है वो है डीएनए। और ये डीएनए पर एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेगमेंट जो होगा वो होगा आपका जीन, वो होगा आपका जीन। अभी देखो मैं यहाँ पर एक निकाल रहा हूँ, ये हो गया आपका जीन। ओके, एक सेकंड। तो जीन यहाँ पर मेनी जीन्स कैन बी प्रेजेंट यहाँ पर। अभी देखो मैं दूसरा एक निकाल रहा हूँ। एक क्रोमोसोम निकला है, इसलिए एक ही पेयर, एक ही मैंने जीन यहाँ पर निकाला। तो ये जो रेड है या तो फिर ये जो ब्लू है वो क्या है बच्चों? एक सेकंड। ये जो रेड है या जो ब्लू है ये क्या है? ये है आपके जीन्स। ये क्या है बच्चों? ये है आपके जीन। ठीक है, ये जो है जीन, जैसे कि ये जीन 1 हो गया, जीन 2 हो गया। मतलब कि क्या, देखो एक लॉन्ग क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए के साथ में अलग दूसरे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और वो डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में वो हाईली कॉइल्ड स्टेट में होता है। तो वन क्रोमोसोम corresponds to one long DNA plus other structures like histone proteins। हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए इन सबको मिलाकर बनता है क्रोमोसोम। ओके, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है बेटा, पर्टिकुलर एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जीन, जो कि है मेंडेलियन फैक्टर। तो ये जीन एक पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जीन, मेंडेलियन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि एक डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो एक डीएनए में मेनी जीन्स कैन बी प्रेजेंट, 500, 1000, 2000 मेनी जीन्स कैन बी प्रेजेंट इन वन लॉन्ग डीएनए। लेकिन एक क्रोमोसोम में एक लॉन्ग डीएनए होता है। और क्रोमोसोम और डीएनए में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या, क्रोमोसोम पर डीएनए होता है प्लस दूसरा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। ये अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, यही उन्होंने दिया है। देखो ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म? अभी ये डायग्राम जो दिया है बच्चों, ये देखो, ये जो पहला जो दिया है ये है जीवन फेज, जीवन फेज। ओके, इसमें दो, देखो क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा वो क्रोमोसोम्स नॉर्मल होते हैं, मतलब उनका डुप्लीकेशन अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन जीन, ह्यूमन का। ह्यूमन में कितना होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन ह्यूमन बीइंग। तो ये 46 किस में होंगे? जीवन फेज में 46 होंगे। उसके बाद में जो स्टेट आती है बेटा, फेज आती है, वो होती है एस फेज। एस फेज में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो वो 46 हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब कि अभी देखो हम लोग क्रोमोसोम कैसे निकालते हैं? क्रोमोसोम ऐसे निकालते हैं कि क्रोमोसोम ऐसे निकालते हैं। अभी क्या होगा, इसका अगर डुप्लीकेशन हो गया तो सॉरी, इधर निकालता हूं मैं, वहां पर दिखेगा नहीं। तो क्रोमोसोम हम कैसे निकालते हैं बेटा? ऐसे निकालते हैं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा होगा। अभी इसका क्या होगा बेटा? इसका अगर डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर निकालते हैं, डुप्लीकेशन हो गया तो ये क्रोमोसोम कैसे होगा? एस पेज में उसका डुप्लीकेशन होगा।
तो ये ऐसे इधर ये अटैच करेगा, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया, ये बी, ये बी का यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया। ठीक, मतलब कि ए का डुप्लीकेशन हो गया, या तो फिर उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो ये ए का A1 और A2 फॉर्म हो गया, दोनों भी सिमिलर ही सेम सेम है। बी का B1 और B2, ये बी का तैयार हो गया, और ए का A1 और A2, ऐसे दो एक ही ए के क्रोमोसोम यहाँ पर तैयार हो गए, उसे हम कहते हैं बाइवैलेंट, जो कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। अभी देखो, ये सिंगल था, उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने जो एस फेज है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है वो नहीं दिखाया। फिर G2 में क्या हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, तो ये एक एक येलो का दो येलो हो गया, एक येलो का दो येलो हो गया, और एक ऑरेंज का दो हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। G2 में और डुप्लीकेटेड रहते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा, और मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज और मियोसिस सेकंड का एनाफेज यहाँ पर दिया हुआ है, जिनमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स पेयर हुए, जिसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जो सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ये दो हम कंसिडर करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ओके, तो इस पर अगर एक अलील होगा, भी देखो, इस पर अगर एक अलील होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेंगे हम बी, ओके, और यह उसका रिसेसिव अलील होगा बी, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें जो अलील आएगा डुप्लीकेशन करे, इसमें भी बी होगा, इसमें भी कैपिटल बी होगा, बिकॉज ये डुप्लीकेशन करके आया है, इसका सिर्फ रेप्लिकेशन ही यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर इस जो दूसरा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्मॉल, यहाँ पर होगा स्मॉल बी, ओके। तो अभी देखो, ये जो है ये तो सेम ही होगा, ये भी सेम होगा, लेकिन ये जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जिसे हम अलील कहते हैं, वो होंगे। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो सकता है, वही भी यहीं पर हम देखने वाले हैं। तो इस बात की यहाँ पर देखो कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बेटा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग में होते हैं वो क्या होता है, सेपरेट होते हैं। ये देखो, ये इस यहाँ इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ये सेल सेपरेट हो जाएगा, ये सेल सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, ये जो डुप्लीकेशन हुआ है येलो का, ये भी एक सेल में जाएगा, ये भी अलग इसमें जाएगा, ये ऑरेंज इसमें जाएगा, ये भी अलग इसमें जाएगा। तो एक सेल से चार सेल तैयार होंगे, एक डिप्लॉयड सेल से चार एप्लॉयड सेल यहाँ पर तैयार होंगे। तो ये भी यहाँ पर क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर शो करता है। अभी देखो, हमने देखा कि क्रोमोसोम पेयर रिमेन इंडिपेंडेंट एंड दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि यहाँ पर अभी देखो दो केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड। यहाँ पर क्या बताया बच्चों, यहाँ पर देखो एक केस में क्या है, ये जो है ये ऑरेंज वाला है, और उसके साथ में उसका पेयर कौन सा है, येलो वाला है। ये पहली पेयर हो गया क्रोमोसोम की। दूसरी जो पेयर है वो क्या है, दूसरा कलर लेते हैं हम, ब्लैक ही लेते हैं। दूसरी जो है वो क्या है, ग्रीन और रेड। अभी देखो, ये एक केस हो गया जिसमें कि क्या होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा ऑरेंज, ये ग्रीन भी इधर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, दो सेल जो फॉर्म होंगे उसमें एक एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, जो कि डुप्लीकेटेड होगा। और उसमें एक पहला केस में क्या होगा, ऑरेंज इधर चला गया, ग्रीन भी इधर चला गया, और यहाँ पर येलो इधर चला गया, और रेड उसके साथ में आ गया। अभी देखो, दूसरा जो केस है, ये पहला जो है वो वैसे कि वैसे पेयर दिखाया है यहाँ पर,
लेकिन दूसरा जो है इसमें जो पेयर है वो ऐसे इक्वेटोरियल पे अरेंज ना होते हुए वो ऐसे हो गई, मतलब कि जो ग्रीन इस साइड में था और रेड इस साइड में था, वो फ्लिप करके क्या हो गया, ऐसे हो गया, मतलब कि ग्रीन रेड इस तरफ आ गया और ग्रीन इस तरफ आ गया। पहले रेड इस तरफ था, सॉरी ग्रीन इस तरफ था, रेड इस तरफ था। अब दूसरे केस में क्या हो गया, रेड इस तरफ आ गया, ग्रीन इस तरफ आ गया। पहले का तो वैसा ही है। तो उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो पहला तो इधर का इधर ही जाएगा, लेकिन दूसरा जो है इंस्टेड ऑफ ग्रीन वहां पर रेड जाएगा। तो बच्चों इससे क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है होने वाला है, क्योंकि हमको क्या है कि पेरेंट्स से हाफ हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिलते हैं। जो 23 पेयर्स होंगे, 23 क्रोमोसोम है वो फादर से आते हैं, वो जो 23 है वो मदर से आते हैं। तो ये जो पेयरिंग के टाइम में कौन से जो क्रोमोसोम्स हैं वो फादर के कितने इसमें जाएंगे और मदर के कितने जाएंगे, वो रैंडम इवेंट होता है। मतलब कि 23 में से अगर एक जो है वो फादर का इस तरफ है और मदर का इस तरफ है, और जो दूसरा हमने देखा वहां पर ग्रीन और येलो, उसमें क्या होगा, मदर का ग्रीन है सपोज और फादर का रेड है। तो पहले फादर का ऑरेंज है और मदर का येलो है, और दूसरा जो है ग्रीन में जो है हम एक ही केस लेते हैं पहले। देखो फादर का सपोज है ऑरेंज और ग्रीन, मदर का है येलो और रेड। तो पहले केस में क्या हो गया, दो के दो जो क्रोमोसोम है फादर के एक इसमें जाएंगे और दो के दो इसमें जो येलो और रेड है वो मदर के दूसरे इसमें जाएंगे। लेकिन दूसरा केस में क्या होगा कि जो रेड है वो मदर का इस ओरिएंटेशन उसका अगर फ्लिप हो गया तो एक फादर का और एक मदर का वो जो सेल में जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, वेरिएशन, जो वेरिएशन दिखता है कि कोई जो बच्चा है वो फादर के जैसे ज्यादा दिखता है, मदर के जैसे कम दिखता है, या तो फिर एग्जैक्टली मदर के जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि ये जो रैंडम जो अलाइनमेंट है और जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम्स का, वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन वहां पर होता है। तो ये तो हो गया बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है वो किन्होंने दिया था बच्चों, वो दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, जिनका फोटो यहाँ पर दिया है, जिनको हम मॉडर्न जेनेटिक्स में बहुत सारा उन्होंने वर्क किया था। उनसे ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने वर्क किया था, तो उन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज वन ऑफ द स्मॉल फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट्स होते हैं बेटा, फ्रूट पर जो मक्खी बैठती है, छोटी छोटी मक्खी फ्रूट्स जो है उन पर वो घूमती रहती है, वो क्या होती है बेटा, उसका एक स्पीसीज है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो थॉमस हंट मॉर्गन जी ने क्या किया बेटा, उन्होंने ये ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जो सिलेक्शन था उसका जो बेसिस था, वो क्या बेसिस था बच्चों देखेंगे, उसमें जो रीजन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो है, जो पहला रीजन है वो है कि इट कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। सिंपल सिंथेटिक मीडियम मतलब कि उसको जो रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट इतना नहीं था, वो बहुत ही थोड़ा रिक्वायरमेंट था, सिंपल मीडिया उसको लगता था। तो एक इजी फैक्टर था उसके लिए। दूसरा जो बेनिफिट था, दूसरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, या फिर उन्होंने सिलेक्ट क्यों किया, तो दूसरा जो था उसका उसमें था उसका जो शॉर्ट लाइफ साइकिल। मतलब कि उसका एक, अगर एक बार उनका बर्थ हो गया तो उसका सिर्फ 2 वीक्स का जो है वो लाइफ साइकिल था, और 2 वीक्स का लाइफ साइकिल होने से वो ही वॉज एबल टू स्टडी मेनी जनरेशन। मतलब एक साल में उन्होंने काफी जनरेशन वो स्टडी कर सकते थे, बिकॉज द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला वॉज वेरी शॉर्ट, दैट इज अराउंड 2 वीक्स। ओके, नाउ सिंगल, तीसरा जो रीजन था कि उन्होंने ड्रोसोफिला क्यों लिया, तो उसमें तीसरा जो रीजन है वो है सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस
लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, मतलब एक बार मेल और फीमेल का मेटिंग हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इंटरकोर्स हो गया, तो उसके बाद में जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल मेटिंग, एक मेटिंग से उनको बहुत सी प्रोजेनी मिलती थी, वो तो एक्सपेरिमेंट के लिए उनको वो फिजिबल था, इजी था। फोर्थ जो था क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मतलब कि मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला जो है वो क्लियरली वहां पर डिस्टिंक्ट थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें मेल ड्रोसोफिला का साइज है बहुत छोटा साइज है कंपैरेटिव टू द फीमेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला लार्ज साइज होता है और मेल जो होता है वो स्मॉल साइज, मतलब कि उनमें जो डिफरेंशिएशन था सेक्स का वो क्लियर डिफरेंशिएशन था, इजीली वी कैन दो दैट टाइम थॉमस एंड मॉर्गन कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल। देन fifth and last point, why selected the Drosophila melanogaster was many types of hereditary variations, okay, that can be seen by low power microscope, मतलब कि जो वेरिएशंस है जो कि आई कलर हो गया, विंग्स का शेप हो गया, वो क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप वो ऑब्जर्व कर सकते थे कि इसमें वाइट आइड है या ब्राउन आइड है या उसका विंग कैसा है, जो उनको फिनोटाइप जो दिखने वाले थे, जो जिसके बेसिस पर वो वेरिएशन देखने वाले थे, वो माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल थे। माइक्रोस्कोप उस टाइम तक डेवलप हो चुके थे। तो ये जो 5 रीजन थे इसके वजह से थॉमस हंट मॉर्गन जी ने क्या किया, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था वो सिलेक्शन किया, उसका सिलेक्शन उन्होंने किया। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने व्हाई थॉमस द बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें 1 2 3 4 पॉइंट दिया होगा, इनमें से 1 2 पॉइंट गलत होंगे और यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसे कि ए बी सी, ओनली ए एंड बी, ए बी सी डी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे नीट, अभी जो रिसेंट नीट हुआ उसमें। तो आप उस एंगल से भी उसको देखो कि इससे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा पहले कि वाई मेंडल वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड, इसके बहुत सारे रीजंस हमने देखे, जिसमें कि हमने देखा कि कम्युनिकेशन वहाँ पर इतना डेवलप नहीं था, पब्लिसिटी नहीं हुआ था, और जो डिस्क्रीट फैक्टर, जो डिस्क्रीट यूनिट का जो कंसेप्ट था जो कि ब्लेंड नहीं होता, वो उस टाइम एक्सेप्टेड नहीं था, मैथमेटिक्स का यूज एक्सेप्टेड नहीं था, और मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड द फिजिकल प्रूफ। उसके बाद में जो रीडिस्कवरी किया गया वो 3 साइंटिस्ट ने किया, वो थे कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरिस और ट्रेसर मैक। ओके, तो उस टाइम में माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद में क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए गए, का सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया गया, और उसके बाद में जो सुटोन और बोवरी ने जो किया वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वहां पर दिया, जिसमें उन्होंने जो उसका जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम का और जीन्स का वो पैरेलल जो पैरेललिज्म वहां पर उन्होंने शो किया। इसका रीजन भी हमने दिया कि alleles or the pair of factors that are present on the chromosome itself, तो फिर क्रोमोसोम अगर सेग्रीगेट होगा तो उसके साथ में वो alleles और द फैक्टर्स विल आल्सो डेफिनेटली गोइंग टू गेट सेग्रीगेट, और जो प्रॉपर्टी क्रोमोसोम शो करता है वही प्रॉपर्टीज वो वहां पर वो जो alleles है वो जो फैक्टर्स है वो शो करेंगे। तो ये हो गया, और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने यहाँ पर किया। और लास्टली जो फैक्ट जो दिया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि व्हाई सिलेक्टेड, फर्स्ट रीजन इज व्हाई सिलेक्टेड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, द फर्स्ट रीजन वाज कैन बी ग्रोन ऑन simple synthetic media. It was having very short lifespan of 2 weeks. Then single mating produced large number of progenies. Male and female Drosophila can be easily identified, and the variation after experiments, that those variations can be easily seen, or that can be seen under the microscope. Okay, तो बच्चों ये हो गया आपका ओवरऑल क्रोमोसोमल थ्योरी 5.3.2, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने ईच एंड एवरी लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी की कवर की है,
और आपको कंसेप्चुअली वो बात एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर 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 आंसर कीजिएगा। और आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। आपकी जो नीट एस्पिरेंट्स है या 12th 11 12th में जो पढ़ रहे हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है। मैं और हार्ड वर्क करके आपके लिए अच्छे अच्छे से टोटली कंसेप्चुअल वीडियोस यहाँ पर लाने वाला हूँ। पूरा का पूरा नीट का सिलेबस यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए आप और लाइक कीजिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।